तो बेटा 5 फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो उन्हीं के बारे में जानना है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहला फैक्टर बेटा वो है साइज ऑफ एटम, एटम का साइज। तो इसमें देखो हम सिंपली ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास दो एटम हैं तो हम दो एटम ड्रॉ कर लें एक बार। सपोज करो ये लास्ट शेल में रिप्रेजेंट करूंगा हर एक एटम का। ये पहले एटम का लास्ट शेल है और ये सेकंड एटम का लास्ट शेल है। इसका साइज छोटा कर लेते हैं। बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये पहले एटम का लास्ट शेल है। ये उसका न्यूक्लियस हो गया आपका सेंटर में। ये दूसरे एटम का लास्ट शेल था, ये बीच में न्यूक्लियस हो गया सेंटर में। और हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर शेल से ही रिमूव करना होता है। तो सपोज करो इस एटम ए के आउटर शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एटम बी के भी आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हमें इन दोनों में से ही इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो आप थोड़ा बताएं कि कहाँ एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी और कहाँ एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी। एटम ए में बेटा ज़्यादा। एटम ए का साइज बड़ा है, मतलब एटम ए अलग है, एटम बी अलग है। तो एक बार हमें इस ब्लू इलेक्ट्रॉन को ए से रिमूव करना है, एक बार हमें इस ब्लू इलेक्ट्रॉन को बी से रिमूव करना है। हमें कहाँ ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ये हमें बताना है। तो देखो बेटा हमें पता है कि सपोज करो कि न्यूक्लियस से और इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस यहाँ आर है और इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस हम कंसिडर कर लेते हैं आर डैश। तो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि जो आर है वो आर डैश से ग्रेटर है। यस। और बेटा जो फोर्स लगती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या चाहे वो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या चाहे वो न्यूक्लियर फोर्सेस हो, फोर्स तो हमेशा डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यस सर। तो जहां डिस्टेंस ज्यादा है यानी ए के केस में जो फोर्स लगी होगी, बताओ डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा होगी या कम होगी बी से? कम होगी बी कम। से। और जहां न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में कम अट्रैक्शन की फोर्स लगी है, वहां उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना आसान होगा ना, क्योंकि थोड़ी ही एनर्जी दे करके हम इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव कर सकते हैं। बेटा यस। नई बात समझ में आई आपको? आ गई। और अगर हम इस छोटे एटम से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते तो यहाँ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम था और डिस्टेंस कम होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर थी। तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो हम देख पा रहे हैं कि साइज ऑफ एटम, लिखेंगे इफ साइज ऑफ एटम, इफ साइज ऑफ एटम इज लार्ज, अगर साइज ऑफ एटम आपका लार्ज आ जाए एंड इफ साइज ऑफ एटम इज लार्ज देन more force of attraction is present, then more force of attraction is present या less force of attraction is present? बेटा बताओ। अगर लेस। साइज आपका लार्ज है तो ज्यादा है कि फोर्स कम है? then less लेस। force of attraction is present। हाँ, then less force of attraction is present, कम force of attraction present है and hence removal of electron will be easy। और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल आसान हो जाएगा। रिमूवल ऑफ यस। इलेक्ट्रॉन इज इजी, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जितना एटम का साइज लार्जर होगा उतनी ही आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें कम देनी पड़ेगी। सो साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं।
अगर साइज ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है, और अगर साइज छोटा है तो फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। बताओ, ये बात आपको Yes, समझ sir. आया? Yes, ठीक sir. है। तो पहला फैक्टर यही था साइज पर, तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट जो फैक्टर है बेटा वो है आपका न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड फैक्टर है आपका न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज पर कैसे डिपेंड करेगा? देखो, न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर। प्रोटॉन्स जितने ज्यादा होंगे प्रोटॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ही अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती चली जाती हैं। तो लिख सकते हैं मोर न्यूक्लियर चार्ज, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, मोर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। उतने ही इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी। मोर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में उतनी ही फोर्स ज्यादा होगी, एंड हेंस मोर विल बी आयनाइजेशन एंथैल्पी। और उसको वहां से रिमूव करने के लिए हमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मोर विल बी आयनाइजेशन एंथैल्पी। बताओ, ये बात आपको समझ आया? Yes, sir. तो हम सिंपली कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू आयनाइजेशन एंथैल्पी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। So ionization Yes, sir. enthalpy is directly proportional to nuclear charge. If nuclear charge is more, then ionization enthalpy is also more, and vice versa. बोलो, समझ में आया आपको ये Yes, बात? sir. और Yes. बेटा, लेफ्ट से राइट जब हम चलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता चला जाता है। यही कारण है कि लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ती चली जाती है। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट अगर हम चलेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, एंड हेंस और इसी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है बेटा? Yes, sir. दूसरा फैक्टर समझ आया आपको? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, तीसरा फैक्टर वो है आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन इफेक्ट। बता सकते हो पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? No, sir. बेटा, पेनिट्रेशन इफेक्ट का मीनिंग है मूवमेंट टुवर्ड न्यूक्लियस। मतलब डीपली, डीप, किसी भी चीज में डीप चले जाना, गहरे चले जाना, उसको हम पेनिट्रेशन बोलते हैं। तो इसमें हम बोलते हैं कि जैसे जैसे पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ता है, एज पेनिट्रेशन इफेक्ट इंक्रीजेज, एज पेनिट्रेशन इफेक्ट इंक्रीजेज, जैसे जैसे पेनिट्रेशन इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट होते चले जाएंगे, मोर एनर्जी विल बी नीडेड। उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उनको वहां से रिमूव करने के लिए। मोर एनर्जी विल बी नीडेड, उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिए उनको वहां से बाहर निकालने के लिए, एंड हेंस मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी। और इसी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा चाहिए होता है। यानी जैसे जैसे पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती जाएगी, इसी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी। अब बेटा, जो पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर है, पेनिट्रेशन इफेक्ट का जो ऑर्डर है, या हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट, वो हम कुछ ऐसे देख पाते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एस सबशेल या एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो उसके पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ग्रेटर है, फिर पी में आता है, फिर डी में आता है, और फिर एफ में आता है। यानी अगर हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है जो 4s में प्रेजेंट है, और एक इलेक्ट्रॉन है जो 4f में प्रेजेंट है, तो क्योंकि 4f का पेनिट्रेशन इफेक्ट कम है, इसलिए 4f से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा एज कंपैरिजन टू 4s। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट की अगर बात करें, मैं यहाँ पीई लिख रहा हूँ पेनिट्रेशन इफेक्ट को, तो वो पीई 4s का ग्रेटर है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी 4s की ग्रेटर होगी 4f से। ये बात आपको समझ आई? Yes, sir.
ठीक है, तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में, कौन से सब शेल में प्रेजेंट है। इसी से हम पेनिट्रेशन इफेक्ट का पता लगा सकते हैं, और फिर थोड़ा बहुत आइडिया हम लगा लेंगे उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। बेटा नेक्स्ट जो फैक्टर है वो होता है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, आप बता सकते हो क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट? नो सर। देखो सिंपल सी बात है बेटा, कि सपोज करो हमारे पास में एक एटम है, जिस एटम के अंदर काफी सारे शेल्स हैं। तो सपोज कर मैं यहाँ कम से कम 2 शेल तो बनाने ही पड़ेंगे हमें यहाँ। एक शेल और बना लेता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ 3 शेल ड्रॉ कर लिए। ये 3 शेल मैंने ड्रॉ कर लिए। तो सपोज ये इस एटम का न्यूक्लियस है, सेंटर है। अब बेटा जो सबसे लास्ट शेल है, यानी सर जो आपकी सबसे आवाज़ आखिरी में नहीं आ रही। प्रेजेंट, जो सबसे लास्ट शेल है, अभी आई? यस सर। ठीक है, जो सबसे लास्ट शेल प्रेजेंट है ये आपका थर्ड शेल है। ये थर्ड शेल है, इसके लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, n इक्वल टू 3 है, तो थर्ड नंबर का शेल है, लास्ट शेल है। हम कंसिडर करते हैं कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि अगर थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन आए हैं तो उससे पहले सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, और फर्स्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। तो बेटा फर्स्ट शेल में यस कितने सर। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 2। टू टू। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 8। 8। तो ठीक है, यहाँ मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लूंगा मैं। कितने हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 हो गए। और कंसिडर करते हैं हमारे पास में थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, यस सर। तो क्या है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, शील्डिंग इफेक्ट की बात कर रहा हूं, कि न्यूक्लियर चार्ज, मतलब फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस के पास में जो चार्ज है वो आपकी 15 यूनिट्स है। ठीक है, या अगर इसी के अकॉर्डिंग चलते जाएं तो हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर कितने होंगे? 12 होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स 12 हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 12 होंगे। यस सर। तो हमने कंसिडर किया भी प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो 12 यूनिट चार्ज है। तो हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं ना बेटा कि अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पर फील होने वाला जो चार्ज है वो 1 यूनिट होना चाहिए। यस सर। कि 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है, तो हम चाहते हैं या हम सोचेंगे कि हर एक इलेक्ट्रॉन पर फील होने वाला चार्ज 1 यूनिट होना चाहिए। यस। लेकिन थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने से पहले सेकंड शेल के और फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे न्यूक्लियर चार्ज को अपनी तरफ कैप्चर कर लेंगे, अपनी तरफ रोक कर रख लेंगे, और थर्ड शेल यानी लास्ट शेल तक उतना न्यूक्लियर चार्ज नहीं जा पाएगा जितना जाना चाहिए था। आपको बात यस समझ सर। आई बेटा? थर्ड शेल यस तक सर। जितना न्यूक्लियर चार्ज जाना चाहिए था उतना न्यूक्लियर चार्ज नहीं जा पाया, क्योंकि उसके अंदर की तरफ प्रेजेंट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स ने उस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर लिया है, प्रोटेक्ट कर लिया है, रोक लिया है फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। सो जितना चार्ज जाना चाहिए था उतना चार्ज नहीं जा पाया। तो इसके ऊपर जो एक्चुअल चार्ज फील होगा वो हमारी हाइपोथेटिकल वैल्यू से, जो हम सोचकर चले थे, उससे अलग होगा। यस सर। तो बेटा इस न्यूक्लियर चार्ज को हम नाम देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दिस न्यूक्लियर चार्ज इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो चार्ज फील हुआ है उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो लिखेंगे द एक्चुअल चार्ज felt by valence shell electrons, the actual charge felt by वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल का मतलब होता है आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स ने जो एक्चुअल चार्ज फील किया है
जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज फील किया मैम है प्लीज उसी को हम समझिएगा। बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये बात आपको समझ आ रही है? यस सर। ठीक है। तो जितना ज्यादा चार्ज फील होगा, अब सोचने की बात है, जितना ज्यादा चार्ज फील होगा इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट उतना पुअर है। तो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है वो इफेक्ट जो न्यूक्लियर चार्ज को बाहर जाने से रोकेगा, यानी जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट करेगा। यस लेकिन सर। अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा चार्ज फील हुआ, इसका मतलब है कि अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तो हम कह सकते हैं कि यस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो हमेशा शील्डिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कि अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज कम फील होगा, और अगर शील्डिंग इफेक्ट कम है तो फिर हमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा फील होगा। बताओ। यस सर। और जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज फील होगा, बताओ बेटा, उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा देनी पड़ेगी कि कम देनी पड़ेगी? ये तो हम सेकंड सेकंड ज़्यादा। चैप्टर में भी डिस्कस करके आए हैं। हाँ। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा है उतना ही शील्डिंग इफेक्ट कम है, और अगर शील्डिंग इफेक्ट कम है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है। बताओ, समझ आया आपको यस सर। या नहीं आया? दोबारा बताऊं? नहीं आ तो बेटा अब क्वेश्चन आता है कि किस ऑर्बिटल में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है, किस में कम इफेक्ट देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट बेटा एस में मिलता है, सबसे ज्यादा एस में, उसके बाद आता है पी में, फिर आता है डी में, और सबसे कम आता है एफ में। यानी एफ का शील्डिंग इफेक्ट सबसे लीस्ट है, और एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे मोस्ट है। और शील्डिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो अगर यहाँ यहाँ शील्डिंग इफेक्ट सबसे लीस्ट है तो यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे मोस्ट होगी, यहाँ में सबसे ज्यादा। और ये शील्डिंग इफेक्ट अगर सबसे ज्यादा है तो यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे लीस्ट हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बताओ, ये बात आपको समझ आई यस कि सर। नहीं आई है? ठीक है। यस सर। तो ये फोर्थ था बेटा, उसके बाद फिफ्थ आता है, लास्ट लास्ट सर फैक्टर इसमें आता है एक जो कि है। फॉर्मूला दे रखा है। बताओ। वो हाँ, है जेड टोटल न्यूक्लियर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का निकालने का होगा ना तरीका। यस एक स्क्रीनिंग फॉर्मूला है। कांस्टेंट माइनस का रखा है हाँ, न्यूक्लियर मैं चार्ज बताता से। हूँ मैं बताता हूँ। तो जेड इफेक्टिव एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने का तरीका होता है टोटल न्यूक्लियर चार्ज, टोटल न्यूक्लियर चार्ज, टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या शील्डिंग कांस्टेंट को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं टोटल न्यूक्लियर चार्ज में से, तब हमारे पास में जेड इफेक्टिव बनता है। तो टोटल न्यूक्लियर चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और उसमें से स्क्रीनिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो अगर जेड में से हम सिग्मा को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम इजिली जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आया बेटा इसकी आपको? वैल्यू क्या होती है सर? नहीं बेटा, ये समझ वैल्यू गया। आपको मतलब फिक्स नहीं होती है, ये वैल्यू सिग्मा की वैल्यू ये अलग अलग एटम्स के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैलकुलेट की जाती है। ये वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ये वैल्यू फिक्स नहीं है। तो चलो मैं आपको एक बार एक दो एग्जांपल बता देता हूँ उसके, कि सिग्मा कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। देखो, इसके लिए फिर से हम एक एटम लेना पड़ेगा बेटा। तो मैं ये एटम का कोई लास्ट शेल कंसिडर कर लेता हूँ, ये एटम का लास्ट शेल है, और उस एटम के लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन को बेटा मैं कंसिडर करता हूँ ब्लू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस लास्ट शेल में, वो बेटा इस शेल के ऐसे सब शेल में प्रेजेंट है। मतलब इस शेल में जो एस सब शेल होगा वो एस सब शेल का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यस। और ऐसा मैं एक एटम कंसिडर कर लेता हूँ, सपोज हम सोडियम कंसिडर कर लेते हैं। तो सोडियम सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। अगर बताओ उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो हम कैलकुलेट करेंगे 1s2, 2s2, 2p6 और 2 6 3s1। यस। यही होता है ना? यस। ठीक है। तो देखो, हमेशा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो जब तक हमें मेंशन नहीं किया जाएगा, हम सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल के लिए कैलकुलेट करते हैं। जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो वैलेंस शेल के लिए कैलकुलेट करते हैं, मतलब सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करने हैं। तो आउटर मोस्ट
इलेक्ट्रॉन कौन सा है 3s में? यस सर। तो 3s के लिए मुझे कैलकुलेट करना है वो। आप मुझे बताएं कि ये जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये कौन से शेल में प्रेजेंट है? एस। नहीं, शेल शेल पूछ रहा हूँ बेटा, शेल में, सब शेल नहीं, शेल में पूछ रहा हूँ, यानी कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है? बेटा एम। इसके सामने ये जो इसके सामने जो लिखा गया ये नंबर है, ये रिप्रेजेंट करता है उसके शेल को। तो थ्री यस थ्री सर, यानी कि एम थर्ड सर। शेल में प्रेजेंट है। हाँ, KLM शेल में प्रेजेंट है ये। क्या उसी शेल में इसके अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन है? नो सर। मतलब क्या थर्ड शेल में इस एक इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन है? नो सर। नहीं है ना? नो सर। ठीक है, तो एक सेकंड आप वेट कीजिए बेटा एक बार। अच्छा, उससे पहले, अगर उससे पहले की बात की जाए तो उससे पहले वाले शेल में बताओ आप कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 6। उसी शेल में तो सिर्फ एक ही है, उससे पहले वाले में कितने प्रेजेंट हैं? 6। बेटा शेल में पूछा है मैंने, आप थोड़ा ध्यान से देखो, शेल में पूछा, सब शेल में नहीं पूछ रहा हूं मैं। मैंने थर्ड 8। शेल से पहले जो सेकंड शेल है, उस सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना? 8। ठीक है, यस सर। तो रूल ये है बेटा कि अगर जिस शेल के इलेक्ट्रॉन को हमने कंसिडर किया है, जिस शेल के इलेक्ट्रॉन को हमने कंसिडर किया है, अगर उसी शेल में और इलेक्ट्रॉन्स हों, उसी शेल में अगर और भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों, ठीक है, जैसे 3s के यस अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया है, अगर 3s के अंदर अगर और भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों, तो उन सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक को छोड़कर, क्योंकि एक को तो हम कंसिडर करेंगे कैलकुलेशन के लिए, यस सर। एक को तो हम कंसिडर करेंगे कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, तो उसको छोड़कर, जैसे मान लीजिए यहाँ अगर अगर एक इलेक्ट्रॉन की बजाय इलेक्ट्रॉन होते या दो इलेक्ट्रॉन होते, तो हम एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को मैं मल्टी रूल है बेटा, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को मैं मल्टीप्लाई करता 0.35 से। लेकिन फिलहाल तो यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके अलावा तो कोई और है यस। नहीं है भाई। एन नो। शेल में, लास्ट शेल में इस एक इलेक्ट्रॉन के अलावा क्या कोई और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? नो सर। नहीं है। तो हमारे हिसाब से वहां कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसके अलावा? जीरो। तो 0 × 0.35 ये आपको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब ये बताओ कि उस लास्ट शेल से पहले वाला शेल यानी N-1 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 8। 8 है। तो बेटा 8 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.85 से। ये रूल है बेटा, ये रूल का हम कुछ नहीं कर सकते, स्लेटर ने ये रूल दिया था, स्लेटर रूल बोलते हैं इसको। अच्छा बताओ, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स बचे वो कौन से शेल में प्रेजेंट हैं? N-2 में एशियन। प्रेजेंट है। हाँ, यस। N-2 में प्रेजेंट है, ए यानी फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है, के शेल में प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 2। 2। और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमें 1 पूरा। तो देखो आपको रूल याद रखना पड़ेगा। क्या रूल याद रखना पड़ेगा कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एस या पी सब शेल में प्रेजेंट हो, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एस या पी सब शेल में प्रेजेंट हो, तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.35 से, सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.85 से, और बेटा उसके अलावा जितने भी बच गए, यहाँ में N-2 की बजाय N-2, N-3, N-4 कुछ भी हो सकते हैं वो, N-2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन क्यों ना बच गए, उन सभी को मल्टीप्लाई करना है 1 से। यस सर। जिस जिस इलेक्ट्रॉन को हमने कंसिडर किया है, अगर वो S या P में प्रेजेंट है, आप समझिएगा, जिस इलेक्ट्रॉन को हमने कंसिडर किया है अगर वो S या P में प्रेजेंट है, ये बात आपको समझ आ रही है?
Yes, sir. तो उस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर उसी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन बाकी बचेंगे, जैसे सपोज अगर मैं मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ या एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, उसका एटॉमिक नंबर है 13, क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और बोलो 3p1। बताओ Yes. 3p1 आया कि नहीं आया? बताओ सबसे लास्ट, वो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस पे हम ये कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो कौन से शेल में प्रेजेंट है? M. बेटा थर्ड ऐसे बोल दिया करो 3 4 वाला। हाँ एम भी ठीक है, एम भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एम शेल में प्रेजेंट है। तो ये बताओ उस एम शेल में उस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो जिस पे हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, उसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके एम अलावा शेल में? हम उस ला एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो। हाँ उस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, मान लो ये उस एक इलेक्ट्रॉन को मैंने छोड़ दिया। दो इस इलेक्ट्रॉन्स। हाँ उसके अलावा दो हैं, यानी एन शेल में यानी लास्ट शेल में उस कंसिडर किए गए इलेक्ट्रॉन के अलावा दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.35 से। ठीक है। यस सर। थर्ड शेल के अलावा बताओ उससे पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी थर्ड से पहले आया सेकंड शेल। सेकंड 8। शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 8। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.85 से। और उससे पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी सेकंड से पहले चाहे वो फर्स्ट शेल के हों चाहे वो किसी भी शेल के हों, वो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2। 2। बेटा उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1। बोलो क्या आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे? यस सर। जैसे यहाँ से 0 × 3.5 ये तो 0 ही आ गया। 8 × 8.5 कितना बन जाएगा बताओ? 8 × 8.5 कितना बनेगा? 8 × 8.5 बोलो 6.8 बन जाएगा। 6.8 सर 0.85 से करना है, 8.5 से। नहीं 0.85 से बेटा, 0.85 से 8 को मल्टीप्लाई करना है। 6.8 बनेगा ना? करो जल्दी करो। यस सर। 6.8 बन गया। तो इधर से जो वैल्यू आई, यस। देखो ये वैल्यू तो आपकी कितनी आई? 0। पहली वाली वैल्यू तो आपकी 0 है ना? दूसरी वैल्यू आपकी यस। आई 6.8। और बेटा तीसरी वैल्यू आपकी कितनी आएगी? 2। 2। बेटा इन सबको ऐड कर दो। बोलो कह दो कि 8.8, यस सर। ये आपका सिग्मा आ गया। ये सिग्मा आया सर ये बेटा। n-1 और ये n-2 वाली वैल्यूज तो हर एक में सेम रहेगी। मतलब कि मैं समझा नहीं, n-1 वाली वैल्यू? यस सर। और जो ये हाँ मतलब n-2 वाली है, हाँ ये जो के और देखो एल ये शेल 0 तो सेम रहेंगे। किसके लिए? सभी के लिए? हाँ, जब भी हम ये कैलकुलेट करेंगे, एम शेल में मतलब इलेक्ट्रॉन तभी तो जाएगा जब के और एल फुली फिल्ड होंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है। तो फिर हाँ उसमें तो ये वैल्यू सेम रहेगी ना, 8 इंटू नहीं जीरो सेम नहीं पॉइंट रहेगी, एट मैं फाइव बताता और हूँ 2 आपको। इंटू 1। नहीं 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 सेम नहीं रहेगी, मैं आपको एग्जांपल और दूंगा, देखना आप ध्यान से। बोलो आप क्या इसको सिग्मा आपको समझ आया? यस सर। सिग्मा की वैल्यू। अब अगर मैं यहाँ z कैलकुलेट करता हूँ, मतलब z इफेक्टिव, तो बोलो z इफेक्टिव क्या था? टोटल न्यूक्लियर चार्ज यानी z माइनस सिग्मा। तो टोटल न्यूक्लियर चार्ज कितना था? 11। यस उसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं 8.8। बताओ कितना बनेगा? 2.2। यस सर। तो बेटा जितना चार्ज फिल होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, कितना फिल हुआ? सिर्फ और सिर्फ 2.2। ऐसे ही मान लो हम एल्यूमिनियम के लिए कैलकुलेट करें, तो ये सारी वैल्यूज को आप जोड़ दो। ये वैल्यू कितनी बनेगी? 0.7। ये वैल्यू मिलेगी वही 6.8। और बेटा ये बनेगी 2। इन सबको ऐड कर दो, कितना बना?
बताओ कितना ऐड करने के बाद, ये 8.8 में 7 जोड़ दें हम तो 9.5। यस सर। तो अब ये आया हमारा सिग्मा। सिग्मा अगर कैलकुलेट कर लिया तो फिर हमें निकालना है जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव की वैल्यू आएगी जेड माइनस सिग्मा। जेड एटॉमिक नंबर कितना था बेटा 13, सिग्मा कितना आया 9.5। तो कितना बना 3.5 यस। आंसर है बेटा। अच्छा अभी और एग्जांपल लेता हूं मैं, जो आपको बोल रहे थे कि हमेशा ये 0.85 पे बनेगा, ऐसा नहीं है। सपोज करो हम यहाँ लेते हैं गैलियम ले लेते हैं, गैलियम। बता सकते हो आप गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? बेटा 31 होता है, 31। कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, लास्ट में बनेगा 4s1। ठीक है, फिर से हमें लास्ट शेल के लिए यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, वो इलेक्ट्रॉन जो s में प्रेजेंट है उसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मुझे बताएं कि उस लास्ट शेल में, उस nth शेल में, उस एक इलेक्ट्रॉन के अलावा क्या कोई और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? नो सर। सोच लो बेटा, फोर्थ शेल में उस एक इलेक्ट्रॉन के अलावा क्या कोई और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? इसमें हम ये दोनों 4s कर, आपने 2 बार 4s लिया मैंने है। कहा कि अरे 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 गलती हो गई बेटा, ये तो गलती हो गई। तो 3D के बाद में क्या आएगा? 4p आएगा ना, 4p आएगा यस बेटा सर। यहाँ 4p। ये गलती हो गया, 4s नहीं, हमने 2 बार 4s गलत लिखा, 4p आ गया। ठीक है, तो हमने लिखा 4p1। तो अब बताओ कि क्या उस लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के अलावा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, मतलब उसी लास्ट शेल यस में उस सर। एक इलेक्ट्रॉन के अलावा हैं कितने? 2 2। इलेक्ट्रॉन और प्रेजेंट हैं। यस सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से। अब उससे पहले वाले शेल में आ जाओ, यानी अगर लास्ट शेल फोर्थ शेल था तो उससे पहले वाला शेल कौन सा शेल होगा? थर्ड। थर्ड शेल होगा। बताओ थर्ड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 18। 18, क्योंकि थर्ड शेल के अंदर टोटल 10 तो डी में है, 6 पी में है और 2 एस में है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.85 से। ठीक है, और उससे पहले बेटा जितने भी शेल बच गए, अब उससे पहले चाहे वो n-2 बचा, चाहे वो n-3 बचा, चाहे वो n-4 बचा, बताओ अब उनमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे? टोटल सारे टोटल, लास्ट 10। शेल आपका फोर्थ है, उससे पहले वाला आपका थर्ड है, उससे पहले वाला शेल, उसके पहले वाले जितने भी बच गए यानी सेकंड भी, वन भी, सारे के सारे, उन सभी में कितने इलेक्ट्रॉन है? कुल मिलाकर 10 कह इसमें हम दें। थर्ड भी लेंगे? नहीं बेटा लेंगे। थर्ड तो हमने, लास्ट शेल फोर्थ था ना हमारा, यस सर। तो सेकंड लास्ट शेल कौन सा हो गया? थर्ड आ गया। देखो ये तो यहाँ पर आ गया फोर्थ शेल, ये यहाँ पर आ गया थर्ड शेल। अब इससे पहले जितने बच गए वो सारे शेल, मतलब सेकंड 10 भी और है। फर्स्ट भी, 10 आएगा, और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे बोलो 1 से। ठीक है, यस सर। कैलकुलेट करो बेटा, यहाँ से आया 0.7, एक बार 18 को कैलकुलेट करो, 18 को मल्टीप्लाई करो इससे 0.85 से। तो 18 को जब मल्टीप्लाई करते हैं हम 0.85 से तो हमारे पास वैल्यू आती है 15.3। कितना आता है? 15.3। ठीक है, और यहाँ से तो 10 आया ही है बेटा, सब ऐड कर दो। तो सारे एडिशन करने के बाद कितनी वैल्यू बनी? अब 0.7 लिया मैंने, उसके बाद 15.3 हमारे पास में है, और फिर उसके बाद में हमारे पास 10 है, तो बेटा टोटल वैल्यू आई 26। सर यहाँ ठीक है, टोटल 16.3 आएगा। कहाँ? 18 इंटू 18 को जब मल्टीप्लाई 0.85। करेंगे जब यस 0.85 सर। को, नहीं बेटा यस सर। 15.3 आएगा। अब चेक करो एक बार, 18 15.3 ही आएगा। तो ये हमारा सिग्मा आ गया, और सिग्मा जब कैलकुलेट हो गया तो फिर हम कैलकुलेट करेंगे जेड इफेक्टिव।
तो जेड इफेक्टिव किसके इक्वल आता है, जेड माइनस सिग्मा। तो जेड की वैल्यू हमारे पास बनी थी एटॉमिक नंबर 31, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 26, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 5। तो उस लास्ट लास्ट शेल तक जितना इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था या जितना चार्ज जाना चाहिए था उतना नहीं जा पाया, कुछ घट के गया, सिर्फ 5 मिनट्स पहुंच पाया। यस बेटा समझ आ रहा है? यस तो इस तरीके से देखो हम कैलकुलेट करते हैं ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन ये जो मेथड है ये सिर्फ उसी इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल होगा जो या तो एस सबशेल में प्रेजेंट होगा या पी सबशेल में प्रेजेंट होगा। एस में प्रेजेंट होगा या पी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डी में प्रेजेंट होते हैं या फिर एफ में प्रेजेंट होते हैं तो ये रूल अप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये रूल अप्लीकेबल नहीं होता है। तो जो रूल अप्लाई होता है उसमें हम क्या करते हैं कि उसी शेल के बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को तो हम 0.835 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है यस बेटा। उसी जैसे इसमें उसी शेल के बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को तो हमने मल्टीप्लाई किया था 0.35 से। यस तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट आओ तो अगर कोई आएगा सॉरी डाउट, तो आप बता देना मेरे को। तो डीएफ के लिए क्या रूल है कि जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स, उनको तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से ही। और बेटा इसके अलावा जितने भी शेल बचेंगे, n-1 बचे चाहे n-2 बचे चाहे n-3 बचे, उन सभी के लिए मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा 1 से। यहाँ 0.85 का रूल नहीं होता है, यहाँ 0.85 का रूल नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अलावा चाहे जिस भी शेल के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन सभी को ऐड करके कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1 से। बताओ ये बात यस आपको समझ आई या नहीं आई? आगे ठीक है, तो इस तरीके से आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा। हो जाएगा बेटा? यस आप एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझको बता देना, फिर मैं कराता हूँ आपको, ठीक है। यस अच्छा, अब अगर बात करें हम कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में मूवमेंट करते हैं, टॉप टू बॉटम चलते हैं या फिर लेफ्ट से राइट चलते हैं, तो किस तरह का कोई चेंज हमें देखने को मिलता है, यानी ट्रेंड्स की बात करेंगे। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड आते हैं वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इन पीरियड्स। बेटा इन जब भी कभी भी पीरियड्स के अंदर मूवमेंट किया जाता है तो लेफ्ट से राइट मूवमेंट किया जाता है, और लेफ्ट से राइट मूवमेंट करते हुए किसी भी एटम का न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने लगता है और उसका एटॉमिक साइज डिक्रीज होने लगता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। दोनों ही फैक्टर्स की वजह से उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज करने लगती है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, और अगर उसका साइज घटेगा तो भी उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। लेकिन अगर हम चलते हैं ग्रुप्स में, अगर हम मूवमेंट करते हैं ग्रुप्स में, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हुए न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, साइज उसका इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली ऊपर से नीचे चलते हुए डिक्रीज कर जाती है। बताओ ये बात समझ आई? यस सर लेकिन बेटा यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो वो जो प्रॉब्लम आती हैं, कुछ एक्सेप्शन आते हैं, वो हम तब डिस्कस कर पाएंगे जब हम पांचवें फैक्टर को स्टडी करेंगे। तो जो पांचवा फैक्टर था, वो पांचवा फैक्टर है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पांचवें फैक्टर का नाम है जो इसको अफेक्ट करेगा, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो कैसे अफेक्ट करेगा कि अगर कोई एटम पहले से ही फुल्ली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है, अगर कोई एटम पहले से ही फुल्ली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है, ऐसे में वो हाईली स्टेबल है। और अगर हाईली स्टेबल है तो ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऐसे केस में उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हायर होगी। तो लिखेंगे इफ एन एटम इज फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड, अगर कोई एटम पूरी तरह से भरा है
इफ एन एटम इज फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड, अगर कोई एटम फुल्ली फिल्ड है या फिर हाफ फिल्ड है, देन देन इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर, तब इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हायर होगी। ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल हो चुका होगा। ये बात समझ आई? यस। तो जैसे सपोज करें, बहुत ही एक बढ़िया एक्सेप्शन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, जबकि हमारे हिसाब से किसकी ज्यादा होनी चाहिए, ऑक्सीजन की, क्योंकि उसका साइज भी छोटा है और उसके अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी ज्यादा है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेंशन होगी। अगर हम इसकी कन्फिग्रेशन करते हैं तो ये आएगी 1s2 2s2 नाइट्रोजन के लिए, और 2p3। तो देखो पी सब शेल हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड होने की वजह से ये एटम स्टेबल है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो कन्फिग्रेशन आएगी 1s2 2s2 और 2p4। अब ना तो ये फुल्ली फिल्ड है ना ये हाफ फिल्ड है, तो ये मॉलिक्यूल या ये एटम, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं एटम, अनस्टेबल होगा। और अनस्टेबल को स्टेबलाइज करने में या उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना एज कंपैरिजन टू स्टेबल थोड़ा इजियर होता है। तो हाफ फिल्ड होने की वजह से नाइट्रोजन स्टेबल है, इसलिए उसकी कन्फिग्रेशन सॉरी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा आती है ऑक्सीजन से। सेम ऐसा ही रूल अप्लाई होता है बेटा बेरिलियम और बोरोन के लिए। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 है, कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 आएगी, यहाँ आएगी 1s2 2s2 और 2p1। तो ऐसा करने से ऊपर वाला जो शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, इट मीन्स वो स्टेबल है। नीचे वाला शेल ना तो हाफ फिल्ड है ना फुल्ली फिल्ड है, इसलिए ये अनस्टेबल है। तो यहाँ हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी कम देखने को मिलेगी। बेटा समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, तो आज बेटा यहीं तक आप करेंगे, एक दो एग्जांपल आप डी और एफ का कोई कर लें, अगर उसमें कोई डाउट आए तो कल मुझे आप बता देंगे, ठीक है? यस।